गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, आज का ये टॉपिक। जो हमने पिछले लेक्चर पे जो हमने देखा था पोलर मोलिक्यूल, तो आज हम पढ़ेंगे नॉन पोलर मोलिक्यूल। ठीक है, नॉन पोलर मोलिक्यूल से आज का ये लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो नॉन पोलर मोलिक्यूल बेसिकली है क्या? ए मॉलिक्यूल in which the centers of positive charges coincide with the center of negative charges is called non-polar molecule। polar molecule में हमने क्या देखा था कि polar molecule में हमने देखा था कि जो सेंटर से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेपरेशन में रहते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोलर मोलिक्यूल। लेकिन नॉन पोलर में क्या होता है? नॉन पोलर में सारे के सारे जो सेंटर्स जो है, यानी पॉजिटिव के सेंटर जो है, नेगेटिव के सेंटर जो है, मॉलिक्यूल इन व्हिच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के जो सेंटर है और नेगेटिव चार्ज जो सेंटर है वो एक साथ मिल जाते हैं, एक साथ कोइंसाइड कर जाते हैं। इसी को हम नॉन पोलर मोलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम नॉन पोलर मोलिक्यूल बोलते हैं। देखते हैं कैसे। नॉन पोलर मोलिक्यूल हैज सिमेट्रिकल इन शेप। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन, C6H6 यानी बेंजीन एटसेट्रा, ये हमारे नॉन पोलर मोलिक्यूल थे। और पोलर मोलिक्यूल के एग्जाम्पल क्या क्या थे? HCl थे, H2O थे, ये सारे हमारे पोलर मोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल थे। लेकिन नॉन पोलर मोलिक्यूल के एग्जाम्पल्स क्या क्या है? नॉन पोलर मोलिक्यूल के एग्जाम्पल्स है नाइट्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन, बेंजीन एटसेट्रा। ठीक है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन पोलर मोलिक्यूल। पोलर मोलिक्यूल में हमने क्या देखा था? पोलर मोलिक्यूल में जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था तब पोलर मोलिक्यूल्स जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप में अरेंज हो जाते हैं। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के पोलर मॉलिक्यूल में हैप्पैज़ार्ड वे में रहते हैं, अलग अलग दिशाओं में रहते हैं, रैंडम डायरेक्शन में रहते हैं। जब भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया था तब पोलर मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूल थे वो रैंडमली नहीं, तब वो एक पैटर्न में वो लोग अरेंज हो गए थे। लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या क्या इफेक्ट आते हैं ये अभी हम देखेंगे। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, देखते क्या आते। ये हमारे एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मेरे कोइंसाइड में है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मेरा 0 है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मेरा कोइंसाइड हो गया है, जिसके वजह से नेट इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन मेरा 0 आता है। ठीक है, ये देखो नेट इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बाय डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू क्या आता है मेरा 0। पी क्या है? मेरा डाइपोल मोमेंट है। पी क्या है? मेरा डाइपोल मोमेंट है और ये मेरा 0 आता है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मेरा कोइंसाइड हो गया है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द इफेक्टिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स कोइंसाइड एंड हेंस डाइपोल इज नॉट फॉर्म। क्यों डाइपोल फॉर्म नहीं होता है? क्योंकि जो सेंटर जो है वो क्या हो जाते हैं? कोइंसाइड हो जाते हैं, जिसके वजह से किसके सेंटर? पॉजिटिव चार्ज के सेंटर और नेगेटिव चार्ज के सेंटर कोइंसाइड हो जाते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे डाइपोल फॉर्म नहीं हो पाता है। और अगर डाइपोल फॉर्म नहीं हुआ तो डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू क्या आ गया? मेरा 0 आ गया। तो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द इफेक्टिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स कोइंसाइड एंड हेंस डाइपोल इज नॉट फॉर्म। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, देखो क्या हो गया? ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हमने अप्लाई किया तो ये जो है लाल डॉट जो है वो मेरा पॉजिटिव चार्ज है और येलो डॉट जो है वो मेरा नेगेटिव चार्ज है। ये जो लाल डॉट जो है वो मेरा पॉजिटिव चार्ज है और ये येलो डॉट जो है वो मेरा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो लाल डॉट यानी पॉजिटिव चार्ज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ चला गया और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया, जिसके वजह से एक डाइपोल फॉर्म हो गया, डाइपोल इंड्यूस हो गया। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हमने अप्लाई किया, पहले तो था ऐसे, अब देखो ये चला गया, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चला गया पॉजिटिव चार्ज, जिसके वजह से एक डाइपोल फॉर्म हो गया। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों अलग अलग हो गए, जिसके वजह से एक डाइपोल फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ पॉजिटिव चार्ज चला गया
और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन कौन आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, जिसके वजह से एक डाइपोल इंड्यूस हो गया फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, द पॉजिटिव चार्जेस आर पुश्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज, कौन से चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पुश हो गया किसके डायरेक्शन की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन्स पुल हो जाता है ड्यू टू सेपरेशन ऑफ इफेक्टिव सेंटर्स। अब सेंटर्स सेपरेट हो गए जिसके वजह से एक डाइपोल क्रिएट होगा, डाइपोल स्टोन, ठीक है। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों सेंटर कोइंसाइड हो जाते हैं जिसके वजह से डाइपोल फॉर्म नहीं हो पाता है। डाइपोल फॉर्म नहीं हो पाता है तो डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0। अब जब भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ चले जाते हैं और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं जिसके वजह से एक डाइपोल फॉर्म हो जाता है और डाइपोल मोमेंट भी आ जाता है, ठीक है। अपने स्क्रीन को पॉज करो और उतार लो फटाफट, उतार लिया, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम डाइइलेक्ट्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइइलेक्ट्रिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाइइलेक्ट्रिक्स मेनली इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है, और करना, डाइइलेक्ट्रिक्स मेनली हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है, कंडक्टर के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है। सपोज ये हमारे पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, ये मेरे नेगेटिव प्लेट है और इसके बीच में हमने डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया, ठीक है, इंसुलेटर की तरह। बीच में कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल है जो कि मेरे, जिसका नाम है मेरे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है, इसके वजह से मेरा डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, ओके। अब देखते हैं ये चीज क्या है, हम पढ़ेंगे डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है। जनरली ए नॉन कंडक्टिंग मीडियम और इंसुलेटर इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक। नॉन कंडक्टिंग, अभी अभी मैंने कहा है नॉन कंडक्टिंग और insulating material is called dielectric material or called dielectric, ठीक है। Precisely, non-conducting material in which induced charges are produced on their faces on the application of electric field are called dielectrics, ठीक है। हम जानते हैं कंडक्टर में अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन पे एक फील्ड जनरेट होता है जिसको हम पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, जिसके वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है मेरा 0। क्यों 0 आता है, क्योंकि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E0 और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन पे आते हैं जिसके वजह से मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर मेरा क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। अब ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल नॉन कंडक्टिंग मीडियम है और इंसुलेटर, ये कॉल है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। प्रिसाइसली द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इन व्हिच इंड्यूस्ड चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन देयर फेसेस on the application of electric field is called dielectric field. Non-conducting material in which induced charges are produced on their faces of the application of, कब induced charge produce होगा, on the application of electric field. electric field को apply करने के बाद इसको हम क्या बोलेंगे, डाइइलेक्ट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, एयर हो सकता है, हाइड्रोजन, ग्लास, माइका, पैराफिन वैक्स यानी मोमबत्ती, ट्रांसफॉर्मर ऑयल एटसेट्रा, ठीक है। मेनली इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, एयर हो सकता है, हाइड्रोजन गैस हो सकता है, ग्लास मटेरियल हो सकता है, माइका यानी सनमाइका जो है वो हो सकता है, पैराफिन वैक्स यानी हमारे जो मोमबत्ती जो है वो हो सकता है, ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे हम बाद में, ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो तेल रहता है वो तेल हो सकता है, ठीक है। कुछ भी मटेरियल हो सकता है, एनी काइंड ऑफ एनी मटेरियल हो सकता है, इसको हम क्या बोलेंगे, मेनली नॉन इंसुलेटिंग है, चार्ज ना लगे, शॉक प्रूफ है, ठीक है, चार्ज ना लगे, शॉक प्रूफ है, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलेंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल बोलेंगे, ठीक है। पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स, ये क्या है देखते हैं। व्हेन नॉनपोलर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, नॉनपोलर मतलब जो सेंटर्स जो है वो कोइंसाइड है, नॉनपोलर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड
डाइपोल्स आर इंड्यूस्ड ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ इफेक्टिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स। ये तो हम जानते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल पे जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब सेंटर सेपरेट हो जाते हैं, जिसके वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से एक डाइपोल जनरेट होता है, डाइपोल मूवमेंट जनरेट होता है। ठीक है, एक डायग्राम देखते हैं हम। नेट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0, यानी इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, जब भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया, ये देखो, जब भी हमने एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ भी नहीं होता है, मतलब यहाँ पे चार्जेस 0 है, मतलब यहाँ पे डाइपोल फॉर्म नहीं हुआ है, मतलब सेंटर जो है वो कोइंसाइड है, सेंटर जो है वो कोइंसाइडेड है। ठीक है, जिसके वजह से कोई भी डाइपोल फॉर्म नहीं हो रहा है। अब जब भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया, देखो प्लस और माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड को जब भी हमने अप्लाई कर दिया, इधर से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड को जब भी हमने पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेकर नेगेटिव चार्ज की तरफ जब भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया, तब एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। ठीक है, जब डाइपोल फॉर्म हो गया, कैसे डाइपोल फॉर्म हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज चला गया, यहाँ पे प्लस आ गया, नेगेटिव प्लस माइनस अरेंज हो गया, जिसके वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, अंदर ही अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, जिसको हम पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ये तो हम जानते हैं, दिस इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एंड दिस इज पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दिस इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ई नेट इक्वल टू क्या आएगा, इफ E0 इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड EP इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, बीच में ये जो स्लैब है ये मेरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इंसुलेटिंग मटेरियल है। ठीक है, इंसुलेटिंग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। तो EP इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ई नेट इक्वल टू क्या होगा, ई नेट इक्वल टू होगा E0 माइनस EP। ये तो हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं, बिना डाइलेक्ट्रिक में ई नेट इक्वल टू आ जाता है 0। बिना डाइलेक्ट्रिक, विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इक्वल टू 0 आ जाता है। क्यों 0? क्योंकि तब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है, तब 0 आ जाता है ई नेट। लेकिन यहाँ पे हमने एक इंसुलेटिंग मटेरियल को इंसर्ट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट कर दिया है, जिसके वजह से ई नेट इक्वल टू डिफरेंस आएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा। ठीक है, दैट इज द फील्ड इज रिड्यूस्ड व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड। दैट मींस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जब फील्ड का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज गिवन बाय, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज गिवन बाय, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, K इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाय E0 माइनस EP। E0 इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, E0 इक्वल्स टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड and EP is the induced or polarizing electric field after inserting the dielectric material। ठीक है, अपने स्क्रीन को पॉज करो और उतार लो, ये उतार लिया। चलो नेक्स्ट, पोलराइजेशन वेक्टर। ठीक है, ये क्या है ये हम देखेंगे अभी। द पोलराइजेशन वेक्टर मेजर्स द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, कितना डिग्री तक, मतलब कितना हाईएस्ट पॉइंट तक पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकता है। ठीक है, पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक जनरेट हो सकता है आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डिग्री मतलब कितना हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, कितना हाईएस्ट पॉइंट तक पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकता है आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। ये एक मेजरमेंट है, एक मेजरमेंट है, इसको मेजरमेंट है। क्या मेजर करता है, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इट इज डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द यूनिट वॉल्यूम ऑफ पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक, पोलराइजिंग डाइलेक्ट्रिक। पोलराइजिंग डाइलेक्ट्रिक रहेगा, उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, इफ n इज द नंबर ऑफ एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, देन पोलराइजेशन वेक्टर। अगर n नंबर ऑफ एटम है पर मॉलिक्यूल डाइलेक्ट्रिक, तो n का वैल्यू होता है p वेक्टर, एंड डाइपोल मोमेंट n इंटू p वेक्टर। अब तुम लोग बोलोगे ये देखो कैपिटल P है, ये देखो ये कैपिटल P है और ये स्मॉल p है। ये स्मॉल p जो है, ये स्मॉल p जो है वो डाइलेक्ट्रिक का डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक का डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, और ये P जो है ये पोलराइजिंग वेक्टर है।
ठीक है, ये P जो है ये पोलराइजिंग वेक्टर है। ओके, ये P जो है ये पोलराइजिंग वेक्टर है और ये स्मॉल p जो है वो डाइलेक्ट्रिक का डाइपोल मोमेंट है। समझ में आया? चलो, ऐसा यूनिट ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर इज कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अब स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट कैन बी अप्लाइड टू द इलेक्ट्रिक विदाउट द इलेक्ट्रिक breakdown. Dielectric strength is the maximum value of electric field intensity. और करो, maximum value of electric field intensity कब? That can be applied to the dielectric without the electric breakdown. Dielectric में applied किया हुआ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलेंगे। ऑब्वियसली डाइलेक्ट्रिक कब जनरेट होता है? जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इनसाइड द कंडक्टर हम भरते हैं, जिसके वजह से पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। उसका जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसको हम क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलेंगे। ठीक है, इट इज यूनिट इज वोल्ट पर मीटर। वोल्ट तुम लोगों को तो मिल चुका है, वोल्ट, वो इसका ऐसा यूनिट है वोल्ट पर मीटर। इट्स प्रैक्टिकल यूनिट इज किलोवोल्ट पर मिलीमीटर। ये उतना हमको इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना नहीं चाहिए हमको इसी से ही काम चलाना है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली डाइलेक्ट्रिक सेल का उतना कुछ एप्लीकेशन भी नहीं है, मेनली इसी से ही हमको काम चलाना है। ऐसा यूनिट इज वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये देखो कुछ कुछ मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक और उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किलोवोल्ट पर मिलीमीटर पे दिया गया है। वैक्यूम में डाइलेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ है इन्फिनिटी। वैक्यूम में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है वो इन्फिनिटी है। एयर का, हवा का 0.8 से लेकर 1 तक। पोर्सेलिन एक मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 4 से लेकर 8 के बीच में। पायरेक्स एक ग्लास है, ग्लास मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 14। पेपर, कागज, जिसका स्ट्रेंथ है 14 से लेकर 16 तक। रबर जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 21। माइका, सनमाइका जो है उसका स्ट्रेंथ है 160 से लेकर 200 तक। ठीक है, ये रट्टा मान लेना तुम लोग, क्योंकि ये हमारे मैथमेटिक्स जो न्यूमेरिकल करने में हम लोगों के आसानी हो जाती है। ठीक है, वैक्यूम में डाइलेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ इन्फिनिटी। एयर में 0.8 से लेकर 1 तक। पोर्सेलिन जिसका वैल्यू है, पोर्सेलिन एक मटेरियल है जिसका वैल्यू है 4 से लेकर 8 के बीच में, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का वैल्यू है यानी 4 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर टू 8 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर। पायरेक्स एक ग्लास मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का वैल्यू है 14 से लेकर 14 तक। पेपर जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का वैल्यू है 14 से लेकर 16 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर तक। रबर जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 21 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर तक। और माइका जिसका स्ट्रेंथ है 160 से लेकर 200 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर तक। ठीक है, ओके, अपने स्क्रीन को पॉज करो और उतार लो फटाफट। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, अब आ चुके हैं हम इस चैप्टर के एंड तक हम आ चुके हैं। ठीक है, एंड की तरफ हम जा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ये क्या है? कैपेसिटी का मतलब क्या है? एबिलिटी। सिंपल अगर कुछ चीज का अगर हम कैपेसिटी अगर हम डिनोट करें तो कैपेसिटी का मतलब क्या है? कुछ भी करने की एबिलिटी, कितना एबिलिटी से वो हम काम कर सकते हैं उसी को हम कैपेसिटी। जिसका कैपेसिटी ज्यादा होगा वो अच्छी एबिलिटी से काम कर सकेगा। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है? द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर द चार्जेस इज नोन एज कैपेसिटेंस और कैपेसिटी। ठीक है, कंडक्टर क्या स्टोर करता है? कंडक्टर चार्ज स्टोर करता है, ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं। हम जानते हैं कंडक्टर में चार्ज स्टोर होता है, तो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, कितना एबिलिटी से चार्ज स्टोर कर सकता है, उसी को ही कंडक्टर का कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, Q इज इक्वल टू CV। C क्या है? C मेरा कैपेसिटेंस है और C इज इक्वल टू Q बाई V। अगर हम सिंपल अगर डेफिनेशन अगर हम लिखे कैपेसिटेंस का, तो कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, अगर सिंपल डेफिनेशन अगर हम देखें, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड
कैपेसिटर, ठीक है, और कैपेसिटेंस, ओके। इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, अगर V मेरा 1 वोल्ट है तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा Q। तो इधर से हम कैपेसिटेंस का एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 यूनिट, यानी कैपेसिटेंस न्यूमेरिकली इक्वल टू द चार्ज, कब, द पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू 1 वोल्ट, ठीक है। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड, माइकल फैराडे के जो साइंटिस्ट है उन्हीं के नाम से दिया गया है। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड एंड सिंबल, ये मेरा सर्किट सिंबल है कैपेसिटर का, ये सर्किट सिंबल है, ठीक है, कैपेसिटर का ये सर्किट सिंबल है। दिस इज दो खड़े टान है, ठीक है, दो खड़े एक डंडे है, इसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। तो कैपेसिटर का SI यूनिट है फैराड और सिंबल ऑफ सर्किट सिंबल ऑफ कैपेसिटेंस विल बी दिस, ठीक है। कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैराड, कब, कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैराड व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, यानी इधर में कैपेसिटेंस अगर 1, अगर Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम्ब और V इज इक्वल्स टू अगर 1 वोल्ट दे दे तो C इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 1 फैराड। इस यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है, देखो यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है। कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैराड, कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैराड when 1 coulomb of charge raise the potential through the 1 volt, तब कैपेसिटेंस क्या होता है मेरा 1 फैराड होता है। कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैराड when 1 coulomb of charge raise the potential through the conductor by 1 volt, ठीक है। अपने स्क्रीन को पॉज करो और उतार लो फटाफट। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहाँ तक समाप्त करते, अगले लेक्चर पे हम कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के वैल्यू थ्रू द कंडक्टर और कैपेसिटेंस के ग्रुपिंग ये सब हम करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू।